सबसे पहले तो सबको यहाँ पे जितने भी डेलीगेट्स आए हैं और पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं उनको मेरा जय भीम। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ राहुल भाई का और आइस्का जो भी कमेटी है जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया आज बात करने के लिए। और आज का जो टॉपिक है आप लोग सबको पता है कि हाउ कैन द यूथ अम्बेडकराइट यूथ बिल्ड ए फ्रेश मूवमेंट एमिड्स द डिक्लाइन ऑफ अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स। तो मेरा जो स्पीच है मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है मैं इसी के ऊपर बात करना चाहूँगा कि जो डिक्लाइन हुआ है कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, पॉलिटिकली एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ सिविल सोसाइटी। जो सिविल सोसाइटी जो कहते हैं, जो NGOs होते हैं और फिर जो इंटेलेक्चुअल्स ग्रुप्स होते हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ के अंदर, उसको सिविल सोसाइटी कहा जाता है। कुछ कुछ मीडियाज़ भी हैं, तो ये सब सिविल सोसाइटीज़ हैं। तो कैसे ये डिक्लाइन हुआ है मैं पूरा हिस्ट्री तो नहीं बता सकता, बट जो लास्ट 30 ईयर्स में कैसे डिक्लाइन हुआ है 1990 से, जबकि लिबरलाइजेशन हुआ और फिर BSP का जो एमरजेंस होता है 1990s में, उसके बाद से अभी तक डिक्लाइन कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। और क्योंकि राहुल भाई ने ऑलरेडी कल महाराष्ट्र के बारे में बहुत हिस्ट्री बताया, लॉन्ग हिस्ट्री में वो नहीं बताऊंगा। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा मैं ये बताऊंगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं इन ए फोकस्ड मैनर, नॉट फॉर एवरीबडी बट मोस्टली यूथ क्या कर सकता है, राइट। तो अगर आप देखोगे आज का स्थिति जो है पॉलिटिकली अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स का जो स्थिति है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आई मीन, नाम नहीं लूँगा मैं, आपको पता है कौन कौन इलेक्टोरल पार्टीज अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स करते हैं इंडिया में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में हो, तमिलनाडु में हो। इधर आपका पूरा पॉलिटिक्स कांग्रेस और बीजेपी को गाली देना है बस, या तो फिर आपको इलेक्शन में अगर पिछले बार अगर 2 MP मिला है, इस बार 2 MP और चाहिए, राइट। और इसी दौरान अगर कुछ वायलेंस हो जाता है, एट्रोसिटी हो जाता है, तो अगर कोई प्रोटेस्ट करने जाता है तो ये लोग बोलते हैं अरे रुको, जब तक हमारा सरकार आएगा तब तक मतलब ये सब नहीं करना है, राइट, कि जब हमारा सरकार आएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये सब पिछले 15 साल से चल रहा है कि सरकार आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सरकार आ नहीं रही है और वोट से गिरते जा रहा है। वोट से ऐसे गिरते जा रहा है कि जो फाउंडेशन जो कम्युनिटी है BSP का हो जाए या फिर बाकी जो पार्टीज के हो जाए, वो खुद वोट नहीं कर रहे अपने पार्टी के लिए, राइट। और अगर कुछ बोल दो तो ये बोलते हैं कि आप कांग्रेस के चमचे हो, आप BJP के चमचे हो, आप मिशन के प्रति आपका मिशन के प्रति आपका कुछ कमिटमेंट नहीं है, आपको क्या पता है कि ये लीडर ने ये क्या है, वो लीडर ने वो क्या है। तो ये गिल्ट ट्रिपिंग पे आपको रख देते हैं। कुछ भी आप क्रिटिसिज्म करो तो ये मोस्टली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में आपको डाल देते हैं कि ये कोई दूसरे पार्टी से या कोई दूसरे किसी ने इनको भेजा है ये सब कि हमारा यूनिटी तोड़ने के लिए, वैसे गिल्ट ट्रिपिंग में रख देते हैं, राइट। और ये पिछले 15-20 साल से ये चल रहा है, राइट। शुरू में ये लगता है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको हम क्यों क्रिटिसाइज करें, क्योंकि ऑलरेडी जो अपर कास्ट मीडिया है उनको इतना विलेनाइज कर चुकी है कि हम खुद को थोड़ा ये भी फील होता है कि यार इतना कॉर्नरिंग हो चुका है तो हम नहीं करेंगे। बट एक टाइम के बाद आपको सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए है कि ये कम्युनिटी को आगे लेके जाएंगे, राइट। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि और दूसरे साइड जो है जो प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं स्पॉन्टेनियसली, जो अपने यूथ्स हैं हर जगह, चाहे वो तमिलनाडु हो जाए, उत्तर प्रदेश हो जाए, जहाँ पे कि कास्ट एट्रोसिटीज़ जो 4-5 स्टेट है सबसे ज़्यादा होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे स्टेट्स में अगर हमारे यूथ अगर प्रोटेस्ट करने चला जाता है तो उसको ये बोलते हैं कि देखो तुम्हारे ऊपर केस आ जाएगा, तुम ये मत करो। और कुछ हद तक वो सही भी है कि क्योंकि कुछ लीगल टीम है नहीं, कुछ एट्रोसिटी हो गया, हाथरस एट्रोसिटी हो गया, US से बैठे हुए लोग भी लिख रहे हैं, इंडिया में बैठे हुए यूनिवर्सिटी के लोग भी लिख रहे हैं, प्रेस वाले सब कुछ लिख रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि 2 दिन बाद उसका केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कौन जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई लीगल टीम है ही नहीं। ऑल दैट यू हैव इज outrage after reservation is diluted, outrage after SEC prevention of atrocities, outrage after atrocities happen. So for the last 30 years we are living only through 3 A's: Ambedkar, atrocities, affirmative action. अफर्मेटिव एक्शन पे थोड़ा कुछ हो गया तो सड़क पे निकल जाते हैं, एट्रोसिटी है कुछ बहुत खतरनाक हो गया सड़क पे निकल जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि अगले दिन ही मतलब सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन आपके पास कुछ इंस्टीट्यूशंस है नहीं कि उसको आगे लेके जाके लड़े। किस किस को पता है 2020 के बाद अभी तक हाथरस केस में क्या हुआ, किसको पता है?
किसी को नहीं पता। लेकिन बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं अपने लोग, वो टीवी न्यूज़ चैनल पे जाके कितना बड़ा बड़ा भाषण, कितना बड़ा बड़ा स्पीच देते थे, बट नो बडी फॉलोड इट अप, बिकॉज टू फॉलो इट अप इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सम सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि इनकन्वीनियंस के आता है, लॉन्ग टर्म आता है, जो कि इनको करना है नहीं। तो दिस इज द स्टेट ऑफ अम्बेडकराइट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एज वेल एज सिविल सोसाइटी, राइट। सिविल सोसाइटीज जो एमर्ज हुआ 1990s के बाद, ग्लोबली ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन बहुत उभरा 1990 के बाद। तो उस पर्सपेक्टिव को लेके इंडिया में भी कुछ कुछ NGOs बने, राइट, टू टेक द क्वेश्चन ऑफ कास्ट यूनाइटेड नेशंस, कि कास्ट को एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी बनना है। तो इतना दूर कास्ट एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी चला जाता है कि अब US में बैठ के भी लोग उसी के बारे में ही सोचते हैं। उनको ये नहीं पता है कि 20 करोड़ जो लोग आपका है इंडिया में कैसे जीते हैं। उनको लगता है कि यही सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से आपको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, वो चाहिए, बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, दैट इज समथिंग दैट दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट, राइट। तो अभी जो सिविल सोसाइटी का जो स्थिति है आज, जो NGOs है और फिर बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं जो कि दलित राइट्स के बारे में बात करने हैं, उनका जो ड्यूटी है दैट इज़ ओनली रिड्यूस टू बजट। हर साल आता है, बजट के बाद एक एनालिसिस पेश करते हैं कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को बजट कितना मिला, सेक्टरल एलोकेशन कितना हुआ, पिछले साल से ज़्यादा हुआ कम हुआ, बस उतना, उसके आगे उनको कुछ नहीं करना है। सो दिस इज़ द स्टेट ऑफ सिविल सोसाइटी और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इंडिया में। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पहले जैसे नहीं रहा। 2007-8 तक क्या होता था, उत्तर प्रदेश जिस जगह में 3-4 पार्टीज मतलब यू हैड दिस ट्राइलिंगुअर फाइट कि 3-4 पार्टीज को कुछ कुछ वोट परसेंटेज मिलेंगे और एक दूसरे के साथ अलायंस करके वो कंटेस्ट करेंगे। लेकिन अभी का जो स्थिति ये हुआ है कि बाइपोलर हो गया है। बाइपोलर मतलब आपको अगर 40% वोट नहीं मिलता है, आप सरकार नहीं बना पाओगे, जो कि पहले होता था। और उसके लिए आपको सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और कुछ 2-3 आपको पूरा का पूरा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी उत्तर प्रदेश में वोट भी कर देगा और 1-2 कम्युनिटी और बाकी भी वोट करेगा, तब भी आप सरकार में नहीं आ पाओगे। और इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किसी को कुछ नहीं पता। पॉलिटिकल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, तो ये हमारी स्थिति इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और सिविल सोसाइटी में ये सब हुआ है। नाउ कमिंग टू द अदर पॉइंट जो मैं बात करना चाहता था, जो एक डिजिटल मीडिया बूम हुआ है 2011 में। आप लोगों को पता होगा अरब स्प्रिंग हुआ कि बहुत सारे कंट्रीज़ में, जो अरब कंट्रीज़ में यूथ लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। और फिर ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट हुए। ब्लैक लाइव्स मैटर जो प्रोटेस्ट हुआ डिजिटल मीडिया में बहुत स्प्रेड हुआ ये सब बातें। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो यूथ जो थे अक्रॉस साउथ एशिया, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अलग अलग कंट्रीज़ में थे, उनको लगा कि डिजिटल मीडिया के थ्रू हम लोग अपना बात पहुंचा सकते हैं बाहर के लोगों, जो भी पॉलिटिकल जो अथॉरिटी है उनको बात पहुंचा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको देखने को लिए मिला 2016 रोहित वेमुला मूवमेंट में। रोहित वेमुला मूवमेंट हुआ, फिर उसके बाद ऊना हुआ, फिर ऊना के बाद प्रोटेस्ट हुआ, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, भीमा कोरेगांव वाला प्रोटेस्ट हुआ। तो उसमें एक डिजिटल मीडिया का एक जो बूम हुआ कि एक बहुत लार्ज स्केल में यूट्यूब चैनल्स, बहुत लार्ज स्केल्स में आपके ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स बने, जो कि पहले सिर्फ टीवी न्यूज़ चैनल्स होते थे। अभी यूट्यूब और फिर इंस्टाग्राम पे भी आप वो वेबसाइट्स लेके आप वो लिंक लेके आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। तो ये डिजिटल मीडिया बूम जो हुआ, ये इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो भी लोग हैं अक्रॉस इंडिया, दे कुड गेट टू नो ईच अदर, कि बाहर दूसरे स्टेट में क्या चल रहा है, ये स्टेट में क्या चल रहा है। उनको एक मिला, लाइक दे फेल्ट कि कुछ तो हो रहा है दूसरे स्टेट में, और फिर हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं। बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि इट केम विथ ए ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपको सुबह से शाम तक डिजिटल मीडिया में 1000 बातें आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। 1000 बातें सुबह से लेके शाम तक, 1000 पॉलिटिकल चीज़ें। और जो जिनके पास वो मीडिया इंस्टीट्यूशन है, वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा इश्यू सबसे बड़ा बनेगा, राइट। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। कास्ट सेंसस वाला जो अनाउंसमेंट हुआ कुछ दिन पहले हुआ, उसके बाद जो मीडिया इंस्टीट्यूशन, जो ऑल्टरनेटिव मीडिया भी बोलते हैं, उनको भी पता है किस पर्सपेक्टिव्स को ज़्यादा यहाँ पे हमको भाव देना है, किस पर्सपेक्टिव को हमको साइड लाइन करके थोड़ा थोड़ा जगह देना है।
आप जो भी ऑल्टरनेटिव मीडिया आप जो देखते हो, आप एक बार जाओ इंस्टाग्राम पे, उनके इंस्टाग्राम पेज पे, स्क्रॉल हो गया, क्विंट हो गया, वायर हो गया, जितने भी आप कास्ट सेंसस अनाउंसमेंट हुआ जिस दिन, उसके 3 दिन तक कितने न्यूज़, कितने आर्टिकल्स कास्ट सेंसस पे आए और कितने आर्टिकल दूसरे चीज़ों पे आए, ये आप जाके देखो एक बार। सो हु डिसाइड्स कि कौन सा इश्यू बड़ा बनेगा? तो ये सब चीज़ों में एक चीज़ हुआ है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ यूथ, ये सब चीज़ों में एक चीज़ हुआ है जिसमें कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, और आई ऑल्सो ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, खुद के गलतियों से भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वी गेट ट्रैप्ड इनटू सम सॉर्ट ऑफ एड्रेनलिन रश, कि इतने सारे चीज़ें हो रहा है और हमको हर चीज़ों में बात करना है, हर चीज़ में बात करना है। दिल्ली में कुछ हो गया, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कुछ किसी को मतलब ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया, उसमें भी मेरे को बोलना है। दीज आर अनप्रोडक्टिव, दीज आर डाइवर्जन। तो सोशल मीडिया ने, और यू फील दैट यू आर मिसिंग आउट, कि आपको ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट अगर नहीं करोगे तो आपको लग रहा है कि मैं क्या ही कर रहा हूँ, राइट? मेरे को भी कुछ बोलना है इसमें, मेरे को भी कुछ इसके ऊपर बोलना है, मेरे को भी पार्टिसिपेट करना है। तो दिस डाइवर्जनरी टैक्टिक्स इज समथिंग दैट, ये क्या करता है कि हमारा जो एनर्जी है, हमारा जो फोकस है, वो साइडलाइन कर देता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको दुनिया के बारे में नहीं जानना चाहिए, बिकॉज आज अम्बेडकर है, जो बाबा साहब जो थे, अगर आप उनके राइटिंग्स आप पढ़े हो तो आपको पता है कि वो दुनिया भर के बारे में वो पढ़ते थे। रिलीजियन हो गया, दूसरे कंट्रीज़ के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में वो पढ़ते थे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो पढ़ते थे। वो पढ़ना जरूरी है, बट व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर गेटिंग डाइवर्टेड। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर लॉन्ग टर्म अगर हमको कुछ मूवमेंट, अगर लॉन्ग टर्म फोकस मूवमेंट करना है, तो वी नीड टू गेट अवे फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ डाइवर्जन एंड मेक श्योर कि जो हम लोगों का जो एक्टिविटीज़ है उसी में वी शुड बी एबल टू फोकस मोर, वी शुड बी एबल टू डाइवर्ट आवर एनर्जी, वी शुड बी एबल टू फोकस आवर एनर्जी। और ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि तुम यहाँ पे बैठ के कुछ लिख दोगे तो केरला में कुछ हो रहा है वो चेंज हो जाएगा, वो नहीं होगा। इन दी एंड दीज आर बिग पॉलिटिकल लीडर्स विल कम सिट टुगेदर एंड लीगल टीम विल गो एंड फाइट केसेस। तो ये सब चीज़ों से सॉल्व होता है केसेस, नॉट जस्ट आउट ऑफ आउटरेज एंड एंगर एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? तो ये सब चीज़ों के अंदर अभी फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट यूथ जो है उनका 3 कैटेगरीज बन चुका है पिछले कुछ 10-15 सालों से। व्हाट आर द 3 कैटेगरीज? एक जो कैटेगरी है मेजोरिटी कैटेगरी, वो मैनुअल कैजुअल लेबर करता है, राइट? जो मजदूरी करता है फॉर एवरीडे सब्सिस्टेंस, ठीक है? एंड दैट इज़ द मेजोरिटी ऑफ यूथ अक्रॉस इंडिया। एंड मोस्टली अगर आप देखोगे उड़ीसा, बंगाल, असम, झारखंड, बिहार जैसे जगह से जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ के जो यूथ है, उसमें जो मैनुअल कैजुअल लेबर करते हैं उसमें भी आते हैं ये लोग, जो कि बाहर जाके कोई ब्रिक क्लीन में काम कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम कर रहा है, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तो ये सब माइग्रेट कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोई तमिलनाडु जा रहा है, कोई केरला जा रहा है, गुजरात जा रहा है, अलग अलग जगह जा रहा है। जो दूसरा जो सेगमेंट है वो है कि एक लिमिटेड एजुकेशन जिनको मिला है, जो कि 12th पास हुआ है जिनका, उसके बाद उनको लगा कि मुझे आंगनवाड़ी का जॉब मिल जाए, आशा वर्कर का जॉब मिल जाए, या तो फिर मैं कांस्टेबल जॉब के लिए अप्लाई करूं, या तो कुछ एडहॉक टीचिंग पोजीशन कुछ मिल जाए। एक छोटा सा इकोनॉमिक मोबिलिटी हुआ जो कि बेयर मिनिमम, राइट? ये एक दूसरा सेगमेंट ऑफ हम लोगों का पॉपुलेशन है। और जो तीसरा जो सेगमेंट है वो हम लोग हैं। तीसरा सेगमेंट जो है, जो कि अंडर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, और हम वी वांट टू बी द वाइट कॉलर, वी वांट टू डू द वाइट कॉलर जॉब्स, कि हमको कुछ बड़ा पोजीशन चाहिए लाइफ में, जहाँ पे कि हमको ये मजदूरी वाला जॉब नहीं करना पड़ेगा, या फिर गवर्नमेंट के जो लोअर लेवल जो जॉब है वो नहीं करना पड़ेगा, राइट? सो नाउ राहुल भाई भी पहले बताते थे कि हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इट टू डू द मूवमेंट? द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द मूवमेंट लाइज इन द फर्स्ट 2 कैटेगरीज and not in the last group, because they are surviving, and especially this first, and at a point of time like this, जब वो survive कर रहे हैं, तो उनको it would be cruel, it would be immoral to expect them to do the movement, right? And so it is our responsibility, जो youth, जो हमारे जो youth हैं, it is our responsibility कि हम ये सब चीज़ों के बारे में सोचें, ये सब चीज़ों के बारे में सोचें, और इसको ये सब चीज़ों
के बारे में पहले सोचना पड़ेगा, लेकिन सोचने के बाद और क्या कर सकते हैं हम लोग, राइट? इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट थिंकिंग, राइट, कि हाउ डू वी मोबिलाइज। तो उसको देखते हुए आज के स्थिति में मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ऐसा एक शेड्यूल कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सबका मुद्दा लेके कभी एजिटेट कर सकता है आज की स्थिति में, या फिर अगले 5-6 साल तक मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि मैं तमिलनाडु में रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, इतने सारे जगह में घूमा। वहाँ पे क्या होता है कि सिंगुलर कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं अभी। सिंगुलर कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का बीजेपी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग, नॉट जस्ट बीजेपी, अलग अलग पार्टीज़ ने उनका फ़ायदा लेना शुरू कर दिया है 3 चीज़ों को लेके। वो क्या करते हैं, आपके कास्ट आइकॉन्स को वो सेलिब्रेट करेंगे, पर्टिकुलर कास्ट, उनका कुछ मूर्ति बना देंगे, या फिर उनके लिए कुछ इवेंट कर देंगे, या फिर आपको बोलेंगे कि आपके कम्युनिटी के 2-3 लोगों को हम पोस्ट दे रहे हैं। ये तीसरा चीज़ है, आपके कम्युनिटी के कुछ लोगों को टिकट देंगे, आपके कास्ट आइकॉन्स को सेलिब्रेट करेंगे। और तीसरा चीज़ क्या करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग जो कोटा है उसमें से आपको बोलेंगे कि हम आपको 2A में डाल देंगे, 2B में डाल देंगे, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि पब्लिक सेक्टर डिक्लाइन कर चुकी है। आप डाटा उठा के देख लो 2013 से 2022 तक पब्लिक सेक्टर, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस देख लो, स्टेट लेवल जॉब्स में देख लो, आपका पब्लिक सेक्टर डिक्लाइन कर चुका है। और जो डिक्लाइन जो रेट है वो लाखों में है, पब्लिक सेक्टर डिक्लाइन। तो और वो जो पब्लिक सेक्टर जॉब है, हार्डली 2 या 3% शेड्यूल कास्ट लोगों को जॉब मिलेगा। तो उसके लिए सारा पॉलिटिक्स चल रहा है, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे एक माहौल में, जबकि पॉलिटिक्स ऐसे बना दिया गया है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? वी नीड ए ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि ग्रेजुअली सारे शेड्यूल कास्ट लोगों को ये पता चले कि उनका कुछ, अभी विकास भाई बता रहे थे कि वी शुड बी एबल टू डेवलप ए सिंगल कॉन्शियसनेस, कि अक्रॉस इंडिया अगर कोई कैडर है आइस्का का, तो उसको ये पता है कि तुम्हारा 5 गोल्स क्या हैं, व्हाट आर योर 5 मेन डिमांड्स, जो कि हमारे जितने भी यूथ है सबको पता होना चाहिए, राइट? और ये डायलॉग और डेलिब्रेशन के साथ ग्रेजुअली होगा, क्योंकि कुछ डिमांड नेशनल डिमांड है कि 50% रिजर्वेशन कैप को हटाना है, प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन हो गया, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और कुछ डिमांड स्टेट वाइज है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उड़ीसा से आता हूँ, उड़ीसा में माइग्रेंट वर्कर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि आंध्र प्रदेश में जाके काम करते हैं, तमिलनाडु में जाके काम करते हैं, और वहाँ पे हर 10-15 दिन में न्यूज़ आता है कि किसी ने वहाँ पे बंधक बना के रख दिया, तो उनको कैसे लाएं। तो ये उड़ीसा का प्रॉब्लम है। आसाम में भी बहुत सारे लोग माइग्रेंट लेबर जाके बाहर काम करते हैं, अलग जगह जाके। और एक प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जांपल उड़ीसा में माइनिंग कंपनीज बहुत सारे हैं, राइट? तो वहाँ पे सही ढंग का कॉम्पेंसेशन नहीं मिल पाता है आपको। जब आपकी ज़मीन ली जाती है तो उसके बाद आपको सही कॉम्पेंसेशन मिल नहीं पाता है। आपका घर अगर घर से अगर हटा देगा तो सही कॉम्पेंसेशन मिल नहीं पाता है। तो ये सब रीजनल इश्यूज़ है। तो कैसे हम लोग ये रीजनल इश्यूज़ और नेशनल इश्यूज़ को लेके एक साथ ग्रेजुअली डेलिब्रेट करें। और मेरा तो ड्रीम ये है कि अभी जो स्पॉन्टेनियसली कभी कभी प्रोटेस्ट होता है, मेरा तो ड्रीम ये है कि एक ऐसा भी दिन आए कि एक दिन अगर इसका कॉल देता है तो अक्रॉस इंडिया प्रोटेस्ट हो एक डिमांड को लेके, ठीक है, एक डिमांड को लेके। और अगर हमको लगता है कि सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से कुछ हो सकता है, ये आप वहम दिमाग से हटा दो कि जहाँ पे 20% भी अगर ऐसी पॉपुलेशन है वहाँ पे आप सरकार नहीं बना सकते हो। और बहुत सारे और जो 20% वाले जो ऐसी पॉपुलेशन वाले स्टेट से बहुत कम है, पंजाब, आपका उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, और बाकी जो स्टेट्स हैं बहुत मतलब 20% से ऊपर हैं, कुछ पंजाब, राइट, बट वहाँ पे भी सरकार नहीं बना पा रहे हो। और बाकी बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे 7% 8% ऐसी कम्युनिटी है, उसमें भी सबकास्ट है। तो वी शुड बी एबल टू रीथिंक दिस प्रोसेस। और इसमें ये होगा कि बहुत आइसोलेशन भी होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी के जो आपके लीडर है वो आपको मतलब कि आगे आने देंगे, उनका भी कंपटीशन है कि ये कौन है जो नया फोर्स उभर के आगे निकल रहे हैं। तो और ये स्लोली नहीं होगा, ग्रेजुअली होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, 7-8 साल होगा। और विजिबिलिटी विदाउट विजन is what has happened today to new generation of not just Dalit youth but also the urban Dalit middle class. उनको लगता है कि I'm the first Dalit to be here,
आई एम द फर्स्ट दलित टू बी इन ए न्यूज़ मीडिया हाउस, आई एम द फर्स्ट दलित टू डू दिस डू दैट। मैं बाबा साहेब की वजह से हूँ, 10 साल से मैं सुन रहा हूँ। यूएस में गया 25 साल पहले, लेकिन 25 साल से चल रहा है कि मैं बाबा साहेब की वजह से यहाँ पे हूँ, लेकिन बाबा साहेब की वजह से दूसरे लोग को भी लेके आगे जाना है ना, तो वो बातें वो नहीं कर पा रहे, जो कि एक रॉड ब्लॉक है हमारे मूवमेंट के लिए। सो वी शुड गेट रीड ऑफ दिस विजिबिलिटी विदाउट विजन, बिकॉज विजिबिलिटी लीड्स टू ओनली इंडिविजुअल गेन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट हेल्प्स इंडिविजुअल फैमिलीज, राइट। दोज विजिबिलिटी में भी 30-40 साल पहले आपका कोई एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं था, एक गया तो कम्युनिटी को फील होता है कि हमारा कोई बाहर गया है तो ही विल बी आवर रोल मॉडल, तो उसके पीछे हम लोग जाएंगे। बट आज उसका कोई मीनिंग नहीं रखता है कोई। विजिबिलिटी सिर्फ विजिबिलिटी से कुछ नहीं होगा। तो कोई भी आके अगर बोले कि बिकॉज मैं दलित हूँ इसलिए मेरे को एक्सेप्ट करो, वो एक्सेप्ट हमको नहीं करना है। अगर आप दलित भी हो तो आपको दलितों के बारे में क्या पता है, कितना पता है और आपका एंगेजमेंट क्या है। अगर जब तक वो नहीं है तो हमको उनका ना लीडरशिप ना उनका इंटेलेक्चुअल गाइडेंस हमको चाहिए। वी शुड बी वेरी क्लियर, वी आर नॉट सेइंग दैट यू आर आवर एनिमीज। लाइक मैं नहीं बोलूँगा कि हम एनिमी हम हटा देंगे आपको, वैसा नहीं बोल रहे हैं, बट हम बोल रहे हैं कि यू शुड टेक अ साइड्स, यू शुड sideline yourself and realize whose voices and whose agendas needs to be focused. तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इतना बोल दिया, और बस यही कहूँगा कि वी नीड टू बी फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड, और बहुत सारे ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन होंगे आपके अराउंड। आपकी जहाँ पे कॉलेज में आप जाओगे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मज़े मत करो, एंजॉय मत करो, वो सब कुछ करो, बट यू हैव अ कमिटमेंट टू द कम्युनिटी। क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर जब भी कुछ चीज़ें करते थे उनका मकसद ये था कि कम्युनिटी के लिए क्या होगा। अगर कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जा रहा है तो बाबा साहब बोल रहे कि दिस स्ट्रेटेजिक पोजीशन, इनमें से कम्युनिटी को क्या मिलेगा। अगर पुलिस में कोई जा रहा है तो कम्युनिटी का प्रोटेक्शन क्या मिलेगा। तो वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर कम्युनिटीज़। एंड धीरे धीरे लाइक होपफुली आइस्का को आई थिंक राहुल भाई उड़ीसा में भी आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ, तो वहाँ पे भी हम लोग का प्लान है कि वी आर प्लानिंग टू ग्रो दिस, राइट, टू ग्रो दिस ऑर्गेनाइजेशन। सबको लेके आना है वहाँ पे, और छोटे मोटे चीज़ को लेके फालतू का झगड़ा नहीं करना है कि मेरे को स्पीच देने के लिए नहीं दिया गया, मेरे को यहाँ पे बिठा दिया गया। ये सब बहुत ही रिडिकुलस और बहुत ही फ्रिवलेस चीज़ें हैं, ठीक है। इसके लिए इसके चक्कर में मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ना नहीं है, राइट। और लास्ट चीज़ मैं ये बोलूँगा कि हमारे जो भी एजुकेटेड यूथ है, जो यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, जिनको थोड़ा बहुत लिटरेचर एक्सेस है, आप लोगों को बहुत इन्फॉर्म्ड कैडर बनना पड़ेगा। और इन्फॉर्म्ड कैडर बनने के लिए आपको जो भी सोर्सेस है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा फिलोसॉफी ख़त्म कर देना है, वो नहीं बोल रहा हूँ, बट कुछ कुछ सोर्सेस है, जैसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डाटा है, या फिर आपको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डाटा है, राइट। आपका ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन का डाटा है, राइट। और आपका जो हर स्टेट गवर्नमेंट का एक पॉलिसी नोट होता है हर साल। पॉलिसी नोट मतलब कि वहाँ पे SC/ST और बाकी जो भी उनका बजट एलोकेशन है उसके बारे में जानना है। और एक साल के बाद वो पॉलिसी परफॉर्मेंस नोट भी आता है कि उन्होंने क्या किया है, राइट। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों का लाइक वी शुड बी एबल टू हैव दिस नॉलेज ऑन द टिप ऑफ आवर टंग, कि कोई पूछे तो, क्योंकि कल आप ही लोग जाके कहीं डिबेट करोगे, कहीं पब्लिक स्पेस में डिबेट करोगे, स्पीच दोगे, तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एंड नंबर्स ऑलवेज मैटर। जैसे कांचीराम साहब ने सिर्फ नंबर के थ्रू उन्होंने पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज कर दिया, 85 वर्सेस 15। एंड नंबर मैटर्स। व्हेनेवर यू हैव नंबर्स यू कैन कन्विंस योर ओपोनेंट, आई मीन यू कैन कन्विंस योर सपोर्टर्स इन इवन योर ओपोनेंट इफ़ यू हैव द नंबर्स। इसीलिए हम लोग कास्ट सेंसस के लिए भी डिमांड कर रहे हैं, राइट। एंड होपफुली कास्ट सेंसस कम्स आउट, बट उसके पहले जो भी नंबर्स हैं, राइट, कुछ कुछ जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है, उनमें आपको पता चल जाएगा कि कितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वुमेन को एनीमिया है, राइट, कुपोषित जो मेल न्यूट्रिशन जो है। तो ये सब चीज़ों को के लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। वी शुड बी इन्फॉर्म्ड कैडर्स, स्पेशली जो कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज एक्सेस करते हैं। और ग्रेजुअली हमको हर दिन कुछ कुछ जो भी लिटरेचर अवेलेबल हो रहा है उसको पढ़ना है धीरे धीरे, बेसिक जो भी लिटरेचर है हमारे, so that we will be more we will not be just excited celebratory। I think प्रशांत भी बात करता था कि एक बन चुका है ट्रेंड
कि एक स्लोगन दे दिया, एक बुलेट चला दिया, एक कार में कुछ अपना स्टिकर लगा दिया, उसमें हम लोग को खुश नहीं रहना है. दिस इज़ ऑल डिल्यूशनल, दिस इज़ ऑल डिल्यूशनल, दिस इज़ ऑल एड्रेनलिन रश. आपको अपने, मैं दूसरों के बारे में क्या बोलूँगा, अगर सोचना है मेरे कज़िन्स के बारे में, अगर उनको कॉलेज फ़ीस देने के लिए मेरे पास आज पैसा है नहीं, मैं वहाँ पे बैठ के बुलेट चला के कहीं पे कुछ टैग लगा के सोच रहा हूँ कि मैं कुछ हीरो हूँ, नहीं, राइट. और ये सब चीज़ों को जो अपर कास्ट जो पॉलिटिशियन है और बाकी जो लोग वो जानते भी हैं. तीसरा चीज़, लास्ट चीज़ ये बोलूँगा, अम्बेडकरेट क्रॉनिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, क्योंकि इतना पैसा होने के बाद भी अम्बेडकरेट पॉलिटिकल पार्टी जो है, इन्होंने मीडिया कभी शुरू नहीं किया. और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम लोगों ने मीडिया शुरू नहीं किया. और जो बाकी जो मीडिया है, जो अपर कास्ट मीडिया भी है, जो सिंपैथी दिखाती है, वो सिर्फ आपके सोशल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करती है, नॉट योर पॉलिटिकल डिमांड्स. आप अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग पे कोई डेथ हो गया तो वो डालेंगे न्यूज़ में, कहीं कुछ एट्रोसिटी हो गया तो डालेंगे न्यूज़ में, बोलेंगे कि वी आर विद दलित्स. नो, दैट इज़ नॉट दी ओनली थिंग. वी ऑल्सो हैव पॉलिटिकल डिमांड्स. और वो पॉलिटिकल डिमांड्स को वो स्पेस नहीं देंगे, क्योंकि द मोमेंट यू डू पॉलिटिकल डिमांड्स, उनका जो हिंदू मुस्लिम बाइनरी में वो जो पॉलिटिक्स करते हैं वो टूट जाता है. और हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स में क्या होता है, बेसिकली जो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स में ये बोल रहा हूँ कि उसमें क्या होता है, जो अपर कास्ट जो हिंदू मीडिया है वो स्टेट को गाली देता है कि अरे देखो तुम इतने यू आर सच अनजस्ट गवर्नमेंट, आप इतना वायलेंस कर रहे हो मुस्लिम्स के ऊपर. और वो बोलेगा कि अरे देखो ये लोग अपीस कर रहे हैं मुस्लिम्स को. और ये साइकिल चलता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है. बट अम्बेडकर मूवमेंट का जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है वो क्या करता है, सिर्फ स्टेट को क्वेश्चन नहीं कर रहा है. अम्बेडकर मूवमेंट का जो क्वेश्चन है वो जो अपर कास्ट हिंदू सोसाइटी है उसको भी उसके खिलाफ भी सवाल खड़ा करता है, जो कि इनको बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन में लेके खड़ा कर देता है. एंड दिस बाइनरी इज़ ब्रोकन. एंड दिस बाइनरी में क्या होता है कि जो मुसलमान में भी जो गरीब तबका है उसकी बात भी आके आ जाती है. तो रिलीजियस जो पोलराइजेशन का जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं अपने मूवमेंट और अपने सवाल को लेके. और मुझे लगता है कि ग्रेजुअली हमको मीडिया के ऊपर भी ध्यान देना है और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है लार्ज स्केल में. सो थैंक यू एंड आई होप कि वी टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर. जय भीम.